आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिंधी कॉलोनी में सोमवार को हुई मारपीट को लेकर आक्रोशित मनीष राठौर के खिलाफ सिंधी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन ने आरोप लगाया कि बच्चे होली खेल रहे थे, उन्होंने मना किया और घर में घुसकर महिला का दुपट्टा हटाया। जब हल्ला सुनकर मोहल्ले वासी वह परिवार वाले आए, उन्होंने कहा कि वापस आता हूं। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। उनकी मांग है कि जो यह लूट का मुकदमा बनाया है, यह बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी जांच किसी दूसरे अधिकारी को दी जाए। विधायक ज्ञानचंद पारख, उप सभापति ललित प्रतिमानी वह पूरा सिंघी समाज ने एसपी को ज्ञापन दिया है। जी बताइए, क्या था मामला और किस तरह से आपने जो मांग किया? एक्चुअली में होली के दिन कोई बच्चे कलर और गुब्बारों से खेल रहे थे। ये गुरुद्वारा गली में गया था, वहाँ पे इन बच्चों को डांटा डपटा, कोई होली बोली नहीं खेलनी, ये डब्बू से लोग मर जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गए, वो हो गए, यूँ करके, और वो अंदर गली में घुस गया। एक्चुअल में ये घटना तो गली वाले ज़्यादा बता सकते हैं, मैं तो बाद में पहुंचा था, लेकिन घटना यही थी। फिर ये गली में गया, किसी मकान में गया, फिर वहाँ से ये वापस भागा कि आता हूँ मैं, देख लूँगा आप सब लोगों को। फिर जाके फिर वापस आया। फिर आया तो बाहर जो मेन रोड पे दुकान है वैष्णो इटली वाले की, फिर वहाँ के फिर लड़कों से उलझा, तो वहाँ उनकी आपस में झड़प हुई। थोड़ा सा हुआ था आपका मैडम उस दिन? होली के दिन सब बच्चे खेल रहे थे, घर के बाहर ही हमारे पिचकारी से और बल्लों से खेल रहे थे, सबके ऊपर मार भी रहे थे। तो ये मनीष राठौड़ हमारी गली में आया किस हिसाब से, और उसने बच्चों को मना किया, बच्चों को गालियां देने लग गया। बच्चे भी डर गए और घर के अंदर आ गए। घर के अंदर में बच्चे डर के मेरे पास आए कि बाहर अंकल कोई गालियां दे रहे हैं, तो मैंने जैसे ही देखा बाहर तो ये घर के अंदर घुस गए, बच्चों को गालियां देते और मुझे भी गालियां देने लगे। मैंने कहा क्या हुआ कि बच्चे ना मेरे ऊपर बलून फेंक रहे हैं। मैंने कहा होली के दिन तो बच्चे करते हैं, मैं इनको मना करती हूँ। जैसे बोला और जोर से गालियां देने लग गए, चुन्नी उतार दी मेरी जोर से और धक्का भी दे दिया, बिल्कुल हौद के ऊपर जाके गिरी, जो पूरी बाह मेरी अंदरूनी चोटें आई है, जो बिल्कुल बाह ऊपर ही नहीं हो रही है। मतलब घर के अंदर आके गाली गलौज करना और बच्चों को भी गालियां देना। होली के दिन बच्चे नहीं गुब्बारे फेंकेंगे तो कब फेंकेंगे? और इस तरह महिला के साथ ऐसी अभद्रता कौन करता है? ये बहुत ही गलत बात है। अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हमने फर्स्ट फेज में सारी तैयारियां करी लेकिन, और जिसके रिजल्ट सामने थे कि हमारे यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम थी और लोगों की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही है। हमारे यहाँ 99% रिकवरी रेट रही है हमारे यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास सारे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं हमारे पास, और बेड्स हमने जो पहले कम कर दिए थे, तो जैसे ही अगर मरीज बढ़ेंगे तो हम और बेड खोल देंगे। अभी हम आज ही एक और वार्ड खोलने जा रहे हैं। पहले हमारे पास 20 बेड थे, तो 20 बेड पे भी 17 मरीज आ चुके हैं। तो हमें एहतियात के तौर पर आज एक 26 बेड का एक और वार्ड खोल दिया हमने, ताकि अगर मरीज बढ़ते हैं तो हम उनको वहाँ ले सकें। आईसीयू हमारे पास अभी 8 बेड का है, अभी चल रहा है। अगर जरूरत होगी तो एक और आईसीयू हम खोल देंगे, 8 बेड का और खोल देंगे। तो हमारे पास पूरी तैयारी है, तैयारी पुरानी है। हमने जनरल पेशेंट के लिए यूज करने लग गए थे बेड, लेकिन अगर कोविड वापस आता है तो हम वापस फेज वाइज हम बेड लेते जाएंगे, और जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बेड की संख्या भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तीनों उपचुनाव को लेकर कंट्रोल रूम का गठन किया जा चुका है और 5-5 लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगातार संपर्क यहाँ कर रहे हैं। प्रमुख नेता लगे हुए हैं, वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का कंट्रोल रूम में जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और तीनों उपचुनाव में जिन नेताओं की काम करने की वहाँ उपयोगिता हो सकती है, वो भी करीब 100 से भी ज्यादा नाम हर एक विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। और अनौपचारिक रूप से वहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जिन्हें पंचायतवार जिम्मेदारी भी दी गई है, और वहाँ क्षेत्र में अपने तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और औपचारिक घोषणा शायद कल तक आप लोगों को जो है वो दे दी जाएगी कि जो लिस्ट है वो कौन कौन लोग
बड़े नेता हैं, नेतागण हैं, वो काम कर रहे हैं। वो शायद कल तक हम आपको औपचारिक इसकी घोषणा कर देंगे। अनौपचारिक रूप से सभी नेताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई है वो वहां पर कार्य कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों का जी स्टार प्रचारकों का जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेशाध्यक्ष जी और अजय माकन साहब जो प्रभारी हैं और हमारे शीर्षस्थ बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे। उसकी लिस्ट भी जो है कि वो अलग से जारी हो जाएगी। अभी फिलहाल जो है कि विधानसभा क्षेत्रों में जो पूरे राजस्थान से जिन नेताओं का उपयोग वहां हो सकता है अनेक समीकरणों के अनुसार जिनका प्रभाव है, उनकी जिम्मेदारी है वो तय कर दी गई है। पेट्रोल डीजल में मिलावट की शिकायतें अक्सर सुनने में आती हैं, लेकिन अब इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकेगी। इस समस्या से निपटने के लिए तेल कंपनियों ने अब आधुनिक तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर नजर रखने के लिए ऑटोमेशन तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत अब स्टोरेज टैंक में ही ऐसे उपकरण लगा दिए जा रहे हैं जिससे टैंक में स्टोर फ्यूल की जानकारी कंपनी को मिलती रहती है। तय मात्रा से अधिक स्टॉक बढ़ने पर कंपनियों को पता चल जाता है कि पेट्रोल डीजल में कुछ अतिरिक्त मिलाया गया है और पेट्रोल देने वाला नोजल बंद हो जाता है। अभी पेट्रोल पंप ऑटोमेशन से जोड़ दिए गए, तो ऑटोमेशन से जोड़ने का मतलब है जो नई तकनीक है किसी तरह की आप इसमें माल में मिलावट नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक्सेस माल डाला ऑटोमेटिक आपका पंप डिलीवरी देना बंद हो जाएगा। टैंकों में रोज है पानी चेक किया जाता है, डिप पे पेस्ट लगाकर एक पानी का पेस्ट होता है, उस पेस्ट से चेक किया जाता है कि आपके टैंक में पानी की मात्रा कितनी है, तो उस हिसाब से उसकी बाद में डिलीवरी दी जाती है। इन दिनों पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि इथेनॉल पानी के संपर्क में आता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रोज डिप पेस्ट से पेट्रोल पंप संचालक पानी की मौजूदगी की जांच करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्सुलिन जो आ रहा है तो ये पेट्रोल और डीजल में जो मिला के दिया जाता है, यदि आपके टैंक में स्लज जमा हुआ हो या थोड़ा बहुत भी पानी हो तो ये संपर्क में आते ही पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये डीलर को ध्यान देना पड़ेगा कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो उसको रोकथाम तत्काल करनी बहुत जरूरी होती है। सामान्यतः जब स्टॉक होने लगता है तो ये पता चल जाता है कि टैंक लीकेज है। डीलर का फ्यूल कम होने लगता है तो इन्हें बदला जाता है। सामान्यतः 15 साल बाद अंडरग्राउंड टैंक को बदला जाता है। कोई भी माल आपने जितना लीटर माल मंगाया है उससे अधिक लीटर यदि आपने अंदर माल डाला है तो ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेशन सिस्टम में पूरे पंप को रोक देगा। जिस टैंक में माल गया है उस टैंक से संबंधित जितने भी आपके नोजल लगे हुए वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ऑटोमेशन तकनीक अपनाने से अब पेट्रोल पंपों पर हो रही मिलावट पर शिकंजा कसने लगा है। इससे ग्राहकों को मिलावटी या कम तेल मिलने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। धौलपुर जिले के सहपुर थाना क्षेत्र की राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सीमा पर राजस्थान के कैथरी बॉर्डर पर कल सुबह 4 बजे नाकाबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से आरएसी का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बजरी माफिया बेखौफ उत्तर प्रदेश की तरफ फरार हो गई। घटना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल आरएसी के जवान को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। जवान की जांघ में गोली लगने पर जिला अस्पताल में सघन उपचार किया जा रहा है। उधर मामले की खबर सुनकर एसपी केसर सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के अधिकारियों ने घायल आरएसी के जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिले में बजरी बंदूकबाजी एवं बदमाशों का कहर होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी पर अंकुश लगाना पुलिस एवं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बजरी माफियाओं द्वारा लगातार पुलिस के इकबाल पर हमला किया जाता रहा है। कल सुबह फिर से बजरी माफियाओं ने NH 123 पर राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा के कैथरी बॉर्डर पर नाकाबंदी चेक पोस्ट पर तैनात आरएसी के जवान को गोली मार दी। जांघ में गोली लगने से आरएसी का जवान भोलीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक आरएसी की चेक पोस्ट है, अपराध नियंत्रण के लिए कई दिनों से स्थापित की हुई है। आज सुबह कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गुजर रहे थे और जिनमें से एक ट्रैक्टर वाले ने पुलिस वहां का जो आरएसी बल था उसको फायर कर दिया, जिससे एक जवान इंजर्ड हुआ है। अभी उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, उपचाराधीन है और खतरे से बाहर। एसपी ने बताया आरोपित बजरी माफियाओं को चिन्हित कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। राजसमंद के रेल मंगरा में बुधवार पर फिर कोरोना का विस्फोट हो गया है। यहाँ पर राजकीय बालिका विद्यालय की 38 छात्रा एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुल 38 छात्राओं और विद्यालय स्टाफ के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और ब्लॉक के अन्य स्कूलों में कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने के आदेश जारी कर दिए गए। कस्बे के शारदा छात्रावास की कुछ छात्राएं पिछले दिनों पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद में चिकित्सा विभाग ने यहाँ 159 छात्राओं की सूची तैयार कर उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें आवासीय छात्रावास की 38 छात्राएं, 3 अध्यापिकाएं और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 तक पहुंच गई है। उधर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उपखंड अधिकारी बनसुख लाल डामोर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक की और उन्होंने स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। अब यहाँ काफी एहतियात बरती जा रही है। राजसमंद की दिवेर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय लूट गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से 2 शातिर बच निकले, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिवेर थानाधिकारी परसमल ने बताया कि 13 मार्च की शाम को प्रार्थी रामलाल सोनी नरदास का गुड़ा से दिवेर की तरफ जा रहा था, तभी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने पहले उसके गाड़ी रोकी और उसके साथ धक्का मुक्की कर उसके ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जिस बैग में करीब 5 किलो 800 ग्राम चांदी, 105 ग्राम सोने के आभूषण और 75,000 रुपए नगद थे। इसकी जांच करते हुए टीम का गठन किया। इस टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें किशोर राम, हनुमान सिंह, राजेश सिंह, विजय मेघवाल और अल्ताफ खान शामिल है। इन 5 ने कई वारदातों को कबूल किया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। चूरू जिले की कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बेखौफ अपराधी कानून व्यवस्था को धत्ता बता वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार देर शाम जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड डिपो पर 2 हिस्ट्री शीटरों के बीच हुई फायरिंग की वारदात में राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी आ गया और छर्रे लगने से गंभीर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में डिपो कर्मचारियों ने राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रोडवेज कर्मचारी के लगे छर्रे निकाले। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार स्ट्रीट शीटर फरियाद दिलावर खाने और जीतू जोड़ी के बीच हुए इस विवाद में यह फायरिंग की वारदात हुई है। यहाँ एक बात यह भी बड़ी दिलचस्प है कि जिन 2 हिस्ट्री शीटरों के बीच यह फायरिंग की वारदात हुई है, यही दोनों हिस्ट्री शीटर एक जमाने में गहरे दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे। लेकिन पिछले करीब 1 वर्ष से दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आज दोनों ही एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। बताया जा रहा है कि देर शाम डिपो परिसर में जब इसार से चलकर यात्रियों से भरी बस डिपो में पहुंची और यात्री बस से उतर रहे थे, उसी वक्त स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए इन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और रोडवेज बस का परिचालक सुमेर सिंह इस फायरिंग की वारदात में घायल हो गया। आवाज दे रहा सवारी को आवाज दे रहा था, इतने में पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को पता ही नहीं। फायरिंग पीछे से लगी, मेरे तो पता नहीं किसने की, कौन था। मेरा नाम सुमेर सिंह, राजस्थान रोड के इसार से चल के आ रहा था, जोधपुर जा रहा था। कितने राउंड फायरिंग वगैरह हुई वो पता नहीं चला मेरे को, कितने राउंड बस से उतर की तो आवाज दे रहा था पीछे वर्ग में लगी, पता नहीं। आपको कोई समझा गया? नहीं, मेरी किसी से नहीं। इसका एक प्रमुख अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी,
शंकर महादेवन और सुभाष घई, ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।